हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। आई एम नीतीश शर्मा दिस साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एस्टिमेट के एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे, जिसमें पिछले दो वीडियो हम कर चुके हैं। पहले इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ एस्टिमेट पे। अब तीसरा वीडियो भी एस्टिमेट के टाइप पे है और उसके इंट्रोडक्शन पे है। एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी आपको कि इस वाले चैप्टर में क्या है, ज़्यादातर फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। जब हम रेट एनालिसिस पढ़ेंगे या बिल्डिंग एस्टिमेट पढ़ेंगे या रोड एस्टिमेट पढ़ेंगे या वैल्यूएशन पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादातर फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। और उसमें भी जो मेजर पोर्शन है, वो मेजर पोर्शन है यूनिट का। तो यूनिट का जैसे मैंने कहा आपको, मैं बना रहा हूँ, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी पूरी की कौन सी क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो लेट स्टार्ट। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द अप्रूवल ऑफ वर्क? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर अप्रूवल ऑफ वर्क? जो हम कोई भी काम शुरू करते हैं, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, तो उस काम को शुरू करने से पहले जो अप्रूवल लेना पड़ता है, उस अप्रूवल में सबसे पहली स्टेज क्या होती है? अब यहाँ सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत यह है कि कौन से काम की हम बात कर रहे हैं, कौन से अप्रूवल की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बनाना है। कोई हॉस्पिटल है एक, जैसे सपोज कीजिए कोई एक हॉस्पिटल है। अब उस हॉस्पिटल को दो रूम और बनाने हैं। अब उस हॉस्पिटल को दो रूम एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, दो रूम एक्स्ट्रा और बनाने हैं। ठीक है। तो इन दो रूम एक्स्ट्रा बनाने के लिए उसको किस किस अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा, उसकी बात कर रहा है। जो कोई वर्क है, उसके अप्रूवल की बात कर रहा है। अब सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे ये हॉस्पिटल के दो कमरे बनाने हैं अगर, तो इस कमरे के बनाने के लिए जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देगा। सबसे पहले वो क्या देगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। या फिर हम इसको अलग से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल बताया हॉस्पिटल वाला, तो सबसे पहले क्या होगा, उस हॉस्पिटल को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कौन देगा? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद एक्सपेंडिचर सेंक्शन होता है। एक्सपेंडिचर सेंक्शन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो सारा पैसे से ही होना है। अल्टीमेटली सारा काम पैसे से ही होना है। तो एक्सपेंडिचर सेंक्शन, एक्सपेंडिचर सेंक्शन भी डिपार्टमेंट ही अलाउ करता है, डिपार्टमेंट ही अप्रूव करता है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, मतलब जो हॉस्पिटल है वो। उसके बाद में ये लोग जाते हैं, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल तो बनाएगा नहीं बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग बनाने का काम हॉस्पिटल का नहीं है, हॉस्पिटल का काम है इलाज करने का काम। तो हॉस्पिटल बनाया गया पीडब्ल्यूडी के पास। हॉस्पिटल गया सपोज पीडब्ल्यूडी के पास कि साहब हमको दो कमरे बनाने हैं, आप हमको दो कमरे बना के दे दो। उसके बाद पीडब्ल्यूडी क्या करेगा? टेक्निकल सैंक्शन देगा। पीडब्ल्यूडी क्या करेगा? टेक्निकल सैंक्शन देगा। टेक्निकल सैंक्शन देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएशन फॉर फंड। एप्रोप्रिएशन फॉर फंड। ठीक है, हमारे पास इतने पैसे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें होता है रीप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। रीप्रोप्रिएशन, रीप्रोप्रिएशन फॉर फंड। अब इन दोनों देखिए, पैसे की जगह पैसे की जो स्टेप है या पैसे का जो अप्रूवल है, वो पैसे का अप्रूवल तीन जगह पे आया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में आएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर सैंक्शन में पैसे का जिक्र हुआ। एक पैसे का जिक्र हुआ अप्रोप्रिएशन फॉर फंड में। ठीक है। और एक हुआ फिर रिप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में। जैसे सपोज कीजिए कि हॉस्पिटल को दो कमरे बनाने थे। दो कमरे बनाने के बाद हॉस्पिटल ने ये देखा कि यार अपने पास इसके लिए पर्याप्त फंड है या नहीं है। हमको मान लीजिए जैसे 20 लाख रुपए लगेंगे, तो 20 लाख रुपए हॉस्पिटल के अकाउंट में है या नहीं है, ये चीज़ तो किस में आएगी? एक्सपेंडिचर सेंक्शन में आएगी। अब टेक्निकल सेंक्शन पीडब्ल्यूडी के पास गए, पीडब्ल्यूडी ने दे दिया। फिर अप्रूवल फॉर फंड, अप्रोप्रिएशन फॉर फंड में क्या करेगा? पीडब्ल्यूडी बता देगा कि साहब हमको तुम्हारा रूम बनाने के लिए 22 लाख रुपए लगेंगे। हमको रूम बनाने के लिए 22 लाख रुपए लगेंगे। और ये 22 लाख रुपए किस में आ गए? ये आ जाएगा आपका अप्रोप्रिएशन फॉर फंड में। फिर हॉस्पिटल क्या कहेगा कि साहब हमारे पास 20 लाख 22 लाख नहीं है, हमारा काम हमको 20 लाख में करवाना है। इस वाले स्टेप को बोला जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड।
तो ये स्टेप्स होती हैं किसी भी काम के लिए। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आता है, फिर एक्सपेंडिचर एक्सटेंशन, देन टेक्निकल सैंक्शन, देन अप्रोप्रिएशन फॉर फंड, देन रिप्रोप्रिएशन फॉर फंड। ओके, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला स्टेप कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो योर आंसर वुड बी सी। सेकेंड क्वेश्चन इज, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट व्हाट इज रिक्वायर्ड? स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगे, या रेट ऑफ आइटम रिक्वायर्ड होगा, या ड्राइंग रिक्वायर्ड होगा, या ड्राइंग रिक्वायर्ड होगी। जब हम किसी भी चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं ना, जब हम किसी भी चीज़ का डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हो, जैसे मान लीजिए जब मैं पहली क्लास ले रहा था तब भी आपको ये बताया था मैंने एस्टिमेट की, कि अगर आपको कोई मकान बनाना है, सपोज ये तो मैं मकान का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है ये, जैसे ये मकान बनाना है आपको, एक रूम है मान लीजिए, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ सिंगल रूम है। अब इस सिंगल रूम का अगर आपको एस्टिमेट चाहिए, तो इस सिंगल रूम के एस्टिमेट के लिए तुम्हें क्या चीज़ पता होना चाहिए? एक तो क्वांटिटी का पता होना चाहिए, एक क्वांटिटी किसकी? मटेरियल की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। दूसरा, कितनी लेबर लगेगी वो भी पता होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ लेबर भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लेबर की रेट भी आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको मटेरियल की रेट भी पता होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है ना, कि अगर ऐसा कोई कैसे बता देगा कि साहब कमरा कितने में बनेगा? कमरे बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, उस मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी है कि कमरा मटेरियल में ही बन जाएगा, उसके लिए लेबर भी लगेगी। तो क्वांटिटी ऑफ लेबर और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दोनों चाहिए। तो आपको सारी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए दो चीज़ें मिलेंगी, एक प्लान मिलेगा और एक एलिवेशन मिलेगा। एक प्लान मिलेगा, एक एलिवेशन मिलेगा। प्लान तो इस तरीके का होगा जिसमें चौड़ाई लंबाई दी होगी आपको, और जो एलिवेशन है, एलिवेशन आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के बिल्डिंग एस्टिमेट में। तो मतलब ये जो दोनों पार्ट हैं, मतलब ये वाले जो दोनों पार्ट हैं प्लान और एलिवेशन, ये किस में आएंगे? ये आएंगे आपके ड्राइंग में। ड्राइंग के अलावा तुमको स्पेसिफिकेशन भी चाहिए कि हमको क्या क्या करवाना है। ड्राइंग के अलावा आपको स्पेसिफिकेशन भी चाहिए। स्पेसिफिकेशन का मतलब जैसे आपको बताया कि दीवार पे टाइल लगवानी है, जैसे आपको बता दिया तुमने कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमको दीवार पे टाइल चाहिए, हमको फाउंडेशन में पीसीसी चाहिए, हमको फाउंडेशन में मैसनरी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है स्पेसिफिकेशन। तो ड्राइंग के साथ आपको स्पेसिफिकेशन भी पता होना चाहिए और रेट भी पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हो जाएंगी यहाँ पे? स्पेसिफिकेशन भी पता होगा, रेट भी पता होना जरूरी है, और ड्राइंग भी पता होना जरूरी है। तो तीनों चीज़ें जरूरी हैं। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। स्क्वायर मीटर में क्या क्या मेजर होता है? पॉइंटिंग वर्क, पॉइंटिंग वर्क, पॉइंटिंग वर्क स्क्वायर मीटर में ही मेजर होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि पॉइंटिंग होता क्या है। जैसे आपको ब्रिक मेसनरी करवानी है, अगर जैसे आपको ब्रिक मेसनरी करवानी है, ब्रिक मेसनरी अगर करवानी है, तो इनके बीच के जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स दिखाने होते हैं। अगर इसके अलावा पॉइंटिंग के अलावा पेंटिंग दिया होता, अगर इसमें पेंटिंग दिया होता तो पेंटिंग भी मीटर स्क्वायर में ही मेजर होता है। आरसीसी स्ट्रक्चर मीटर क्यूब में मेजर होता है, हॉलो कंक्रीट वर्क मीटर क्यूब में मेजर होता है, सीमेंट कंक्रीट वर्क फाउंडेशन में मीटर क्यूब में मेजर होता है। तो ये आंसर वुड बी पॉइंटिंग। द कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। ये तो बता ही चुके हैं हम कि भाई तुम्हारा प्लान है, ये तुम्हारा प्लान है किसी बिल्डिंग का। अब ये जब फ्लोर लेवल तक आएगा, अगर हम एलिवेशन में देखें, तो एलिवेशन में देखें अगर इस तरह से कुछ होगा, ये आपका ग्राउंड लेवल है या फ्लोर लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है या फ्लोर लेवल है। ठीक है, तो जब स्पेस को मेजर किया जाता है, स्पेस को मेजर किया जाता है मतलब ये वाला लेवल आ जाता है, ये मतलब ये वाला लेवल आ जाता है। तो जब फ्लोर लेवल पे किसी चीज़ को मेजर किया जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? प्लिंथ एरिया। और ये टोटल कवर्ड एरिया होता है, ये टोटल आउटर टू आउटर डायमेंशन का होता है। इनर टू इनर डायमेंशन अगर होती तो क्या हो जाता? फ्लोर एरिया हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हो इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्लोर एरिया रेशो? तो फ्लोर एरिया रेशो का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल कवर्ड एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। टोटल कवर्ड एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया।
ये होता है फ्लोर एरिया का। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा प्लॉट है पूरे का पूरा, इतना बड़ा प्लॉट है। जैसे मान लीजिए ये प्लॉट है तुम्हारा जिसका डायमेंशन कैपिटल एल और कैपिटल बी है। अब इसमें सिर्फ इतना एरिया पे आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इस वाले एरिया को ओपन छोड़ा हुआ है, कोर्टयार्ड वगैरह कुछ भी होंगे, और इस वाले एरिया में आपने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। जिस एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर रखा है उसकी साइज है बी इंटू स्मॉल एल। तो फ्लोर एरिया रेशो क्या हो जाएगा, बी इंटू एल डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया बी इंटू कैपिटल एल। ये हो जाएगा आपका फ्लोर एरिया रेशो। रफली इसको ऐसे समझ सकते हो कि किस एरिया पे, मतलब जो प्लॉट का टोटल एरिया है उस प्लॉट के टोटल एरिया के कितने परसेंट पार्ट पे फ्लोर है। प्लॉट के टोटल एरिया के कितने परसेंट पार्ट पे क्या है, फ्लोर है। राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्क इन विच द यूनिट ऑफ एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटीज आर नॉट आइडेंटिकल। आर नॉट आइडेंटिकल का मतलब उसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सबसे अलग है। मतलब जैसे हिंदी में पूछते थे ना, बेमेल छाटिए कि इनमें से कौन सा अलग है। तो टफलिंग, वुडवर्क, वाइट वॉशिंग एंड वॉल सिंकिंग। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें ये मीटर स्क्वायर में मेजर होती हैं। लेकिन वॉल सिंकिंग का मतलब कोई भी गड्ढा खोदना, इस तरह से कोई भी होल करना, तो ये हमेशा रनिंग मीटर में मेजर होता है। ये हमेशा रनिंग मीटर में मेजर होता है। तो इन तीनों की क्वांटिटी मीटर क्यूब है, सॉरी मीटर स्क्वायर है, और इसका क्वांटिटी क्या है, रनिंग मीटर है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं। What is the unit of measurement of distance according to standard of weight and measure act 1956? तो ये तो मीटर और सेंटीमीटर है। मतलब आपको लेंथ किस में मेजर करनी है, या तो मीटर में करनी है या सेंटीमीटर में करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन फॉर प्लास्टरिंग फॉर ओपनिंग हैविंग एरिया ग्रेटर देन 0.5 स्क्वायर मीटर एंड लेस देन 3 स्क्वायर मीटर इज। तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि प्लास्टर में अगर ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो नो डिडक्शन, 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर है तो वन फेज का डिडक्शन किया जाता है, और 3 से ज़्यादा है तो टू फेज का डिडक्शन किया जाता है। लेकिन जब डिडक्शन करते हैं तो बीम 100 फीट के पीछे वाले जो एरिया है उन पे अगर प्लास्टर हो रहा है उनको अलग से ऐड नहीं करते। तो यार आंसर वुड बी, ये क्या कह रहा है कि अगर ओपनिंग 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में हो तो क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन आएगा वन फेज का। तो देखिए वन फेज दो हैं, ये तो ए है मेड फॉर वन साइड और एक बी है मेड फॉर वन साइड, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। ए वाला कह रहा है मेड फॉर वन साइड ऑफ द वॉल एंड द जेम्स सॉफिट एंड सिल्स आर टेकन इनटू अकाउंट एंड एडेड। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जो सिल्स का एरिया होगा या जेम्स का एरिया होगा, सॉफिट का जो एरिया होगा, तो बीम की सॉफिट पे जो प्लास्टर होता है उस प्लास्टर को अलग से ऐड नहीं करते हम, ना ही डिडक्ट करते हैं, ना ही उसको अलग से ऐड किया जाता है। तो योर आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट, इन एस्टिमेट द क्वांटिटीज फॉर द फॉलोइंग आइटम आर सेम इन। कौन कौन सी क्वांटिटी सेम है, वुड वर्क एंड पॉइंटिंग ऑन वुड वर्क, वुड वर्क एंड पॉइंटिंग ऑन वुड वर्क। दूसरा है प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। तीसरा है डीपीसी एंड प्लिंथी वॉल। एंड फोर्थ वन इज पेंटिंग फॉर फुली पैनल डोर एंड पार्शली पैनल डोर। अब देखिए ये जो वुड वर्क है ना, वुड वर्क, अगर ये वुड वर्क किसी फ्रेम में होता, अगर ये वुड वर्क मान लीजिए कोई डोर होता, वुड वर्क कोई डोर होता या विंडो होता, तो डोर विंडो का वुड वर्क जो है, डोर और विंडो के साइज के हिसाब से ये तो मीटर स्क्वायर में मेजर होता है। अगर यही डोर या विंडो की चौखट होती तो ये मीटर क्यूब में मेजर होता। ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में भी मेजर हो सकता है, मीटर क्यूब में भी मेजर हो सकता है, लेकिन जो पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर होगा। तो इन दोनों की यूनिट हो सकता है सेम नहीं हो। दूसरा है प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग, ये दोनों के दोनों मीटर स्क्वायर में ही मेजर होते हैं। तीसरा है डीपीसी एंड प्लिंथी वॉल, तो डीपीसी तो हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर होता है, प्लिंथी वॉल हमेशा मीटर क्यूब में मेजर होता है, क्योंकि प्लिंथी वॉल का मतलब है कि जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है। देखिए प्लिंथी वॉल का मतलब क्या है,
प्लिंथी वॉल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये मैं एलिवेशन दिखा रहा हूँ, ये एलिवेशन है, ये आपका एलिवेशन है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इस तरह से तुम्हारा एलिवेशन है ये किसी भी बिल्डिंग का, ठीक है। और ये वाला लेवल है मान लीजिए ग्राउंड लेवल, और आपको यहाँ पे करनी है सपोज डीपीसी, सपोज यहाँ पे आपको डीपीसी करना है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है प्लिंथ, ये क्या कहलाता है, प्लिंथ। और ये वाली जो वॉल है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये होता है प्लिंथी वॉल, ये होता है प्लिंथी वॉल। अब प्लिंथी वॉल में मेसनरी है, और मेसनरी हमेशा किस में मेजर होगा, मीटर क्यूब में मेजर होगा। और चौथा है पेंटिंग फॉर फुली पैनल डोर एंड पार्शली पैनल गेज। अगर फुली पैनल्ड डोर का पेंटिंग है तो मीटर स्क्वायर में मेजर होगा, और पार्शली पैनल्ड का है तो नंबर में मेजर होगा। तो योर आंसर वुड बी बी, योर आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटी ऑफ स्टील बार इन बेंडिंग शेड्यूल। ये तो क्वांटिटी ऑफ स्टील बार इन बेंडिंग शेड्यूल, तो या तो ये अगर क्विंटल ऑप्शन में है, क्विंटल और किलोग्राम दोनों अगर ऑप्शन में हो तो हमेशा आपको क्विंटल पे टिक करना है। लेकिन यहाँ पे क्विंटल ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ किलोग्राम है, तो किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा किलोग्राम। ये जो बेंडिंग बार्स हैं, वो बेंडिंग बार किस में काउंट होती हैं, या तो क्विंटल में काउंट होती हैं, मेजर होती है मतलब, या फिर किलोग्राम में मेजर होती है। अच्छा ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एस्टिमेट द क्वांटिटी, सॉरी कहाँ गया, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ वुड इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में मेजर करना है, फॉर द फ्रेम ऑफ साइज, ये फ्रेम का साइज है 8 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, इन विंडो ऑफ द साइज मतलब विंडो का साइज है 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, विथ 12 सेंटीमीटर हॉर्न। अब इसका बढ़िया सा एक डायग्राम बना के देखते हैं, फिर समझेंगे अच्छे से। देखिए होता क्या है, इसने दो चीज़ें दी हैं, एक तो फ्रेम का साइज दिया है, और फ्रेम के साइज के अलावा इसने क्या दिया है आपको, इसने क्या कहा है कि इसमें, सॉरी ये बार देख लेते हैं क्या कहा, हॉर्न 12 सेंटीमीटर के हॉर्न है। तो जो हॉर्न है वो हॉर्न क्या होता है वो देखते हैं, इसका एक डायग्राम बना के देखते हैं विंडो का। तो विंडो का डायग्राम इस तरह से होगा, ये मान लीजिए मैं फ्रेम बना देता हूँ एक बार, ये मैं फ्रेम बना देता हूँ, ये विंडो का फ्रेम हो गया इस तरह से, ये विंडो का फ्रेम हो गया, ठीक है, ये आपका विंडो का फ्रेम हो गया। अब देखिए यहाँ से ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो आउटर प्रोजेक्शन निकला हुआ है ना, ये यहाँ से बाहर बाहर का, ये वाला जो आउटर प्रोजेक्शन है, ये वाला जो आउटर प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं हॉर्न। ये जो आउटर प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं हॉर्न, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हॉर्न। क्लियर, ये तो हॉर्न हो गया। अब जो लेंथ और विड्थ विंडो का दिया हुआ है, तो विंडो का लेंथ होता है ये वाला पोर्शन, विंडो का जो लेंथ होता है वो होता है ये वाला पोर्शन, 1.5 मीटर दिया हुआ है। दूसरा डायमेंशन जो 1 मीटर दिया हुआ है, वो वाला ये साइज होता है विंडो का, ये होता है आपका 1 मीटर। तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया। अच्छा एक चीज़ और, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम लेंथ काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं हेड, उसको बोलते हैं हेड। तो विंडो की जो लेंथ काउंट की जाती है, लेंथ जो मेजर किया जाता है, दैट इज मेजर्ड किसके कॉरस्पॉन्डिंग, हेड के कॉरस्पॉन्डिंग। और ये वाला जो पोर्शन है वर्टिकल, इसको बोलते हैं पोस्ट, इसको बोलते हैं पोस्ट। तो जो विंडो की साइज दी होती है, जो आपको विंडो का साइज दिया होगा, जैसे विंडो का साइज इस वाले क्वेश्चन में दिया है आपको 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर जो विंडो का साइज है, वो किस किस का साइज है, हेड का
और पैनल का, हेड का और पैनल का। अब दूसरी साइज और दी हुई है क्वेश्चन में, क्या, 8 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो जो 8 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर वाला पोर्शन है, 8 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर वाला जो पोर्शन है, वो देखिए कौन सा है। ये जो पोस्ट और हेड दोनों हैं, इसका क्रॉस सेक्शन है ये इसका क्रॉस सेक्शन है। जैसे एक साइड 8 सेंटीमीटर की है और एक साइड इसकी 12 सेंटीमीटर की। क्लियर? तो अलोंग द लेंथ कितना हो जाएगा, ये अलोंग द लेंथ कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस हॉर्न कितने का, इधर 0.12 और इधर भी 0.12 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये, 1.74 मीटर। तो टोटल जो लेंथ आ जाएगी पोस्ट हेड की कितनी आ जाएगी, 1.74 मीटर। ये तो लेंथ है। और इसका एरिया कितना है, 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। और इसका ये वाला पोर्शन है जो पोस्ट है, पोस्ट का भी क्रॉस सेक्शन कितना है, 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। मतलब जो लकड़ी लगी हुई है इनमें, वो किस साइज की लगी हुई है, 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर की। अब आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, अब आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। या तो एक काम कर सकते हैं, ये सारी लेंथ को एक बार कैलकुलेट कर लें, सारी लेंथ को एक बार कैलकुलेट कर लें और डायरेक्टली आपको आंसर बता दें। सारी लेंथ एक बार कैलकुलेट करके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम जो होगा, टोटल वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू व्हाट, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू टोटल लेंथ, इनटू टोटल लेंथ। ये एक काम कर सकते हो, पहले हेड का निकाल लो वॉल्यूम, दोनों हेड का वॉल्यूम निकाल लो, प्लस दोनों पोस्ट का वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को एडअप कर देना, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं एक ही साथ करके देख रहा हूँ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा इनका, अगर मैं मीटर में लिखूँ तो 0.08, क्योंकि 8 सेंटीमीटर बराबर 0.08 मीटर, इंटू 0.12 मीटर, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। इंटू अगर लेंथ देखोगे टोटल तो कितना हो जाएगा, हमारे पास दो हेड हैं और एक हेड का लेंथ कितना है, 1.74। तो लेंथ हो जाएगा 2 इंटू 1.74 प्लस दो लेंथ ये, 1 मीटर 1 मीटर, प्लस 2 इंटू 1, प्लस 2 इंटू 1। और इस क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करते हो, इस क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.052 मीटर क्यूब, 0.052 मीटर क्यूब। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, कहाँ गया, सी। तो सी आंसर वुड बी करेक्ट, सी आंसर वुड बी करेक्ट। आगे चलिए, डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इज नॉट डन इफ द एरिया ऑफ ओपनिंग इज लेस देन 0.5 स्क्वायर मीटर। ये तो बता चुके हैं हम कि अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम हो एरिया ओपनिंग का तो हम डिडक्शन नहीं करते। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अकॉर्डिंग टू द IS 1200, अकॉर्डिंग टू द IS 1200, डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इज डन फॉर बोथ साइड ऑफ फेस। तो दोनों साइड से कब करेंगे, जब ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 से 3 के बीच में है तो एक फेस किया जाता है, ये ध्यान रखना। अगर 0.5, अगर 0.5 से कम है तो नो डिडक्शन, और 3 से ज़्यादा है तो दोनों साइड में डिडक्शन। इस बार इसने दोनों साइड का डिडक्शन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा ओपनिंग हो तो दोनों साइड से डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर 2 mm थिक DPC, तो स्क्वायर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जनरल रूल फॉर द मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग, all work shall be measured subjected to certain tolerance. The regards to cubic content shall be worked out shall be nearest 0.01 क्यूबिक मीटर। ये मैंने बताया था, अगर लीनियर मेजरमेंट है, अगर लीनियर मेजरमेंट है तो लीनियर मेजरमेंट हमेशा 0.01 मीटर के नियरेस्ट मेजर होंगे। अगर एरिया है तो एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर के नियरेस्ट मेजर होगा। और अगर वॉल्यूम है तो 0.01 मीटर क्यूब के नियरेस्ट मेजर होगा। और इसी को बोलते हैं टोलरेंस। टोलरेंस का मतलब होता है कि इतना अगर ऊपर नीचे है तो भी चलेगा, इतना अगर ऊपर नीचे है तो भी चलेगा। तो आंसर वुड बी बी,
0.01 क्यूबिक मीटर। द यूनिट ऑफ पेमेंट इन ब्रिक मेसनरी इन MKS क्या होगा? पर क्यूबिक मीटर। ब्रिक मेसनरी का पेमेंट किससे होता है? पर क्यूबिक मीटर में। हाँ, अगर हाफ ब्रिक वॉल हो, अगर हाफ ब्रिक वॉल हो, और इस हाफ ब्रिक वॉल को वो पार्टीशन वॉल भी कह सकता है, हाफ ब्रिक वॉल को पार्टीशन वॉल भी कह सकता है। इस वाले केस में मेजरमेंट होता है मीटर स्क्वायर में। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर थिन पार्टीशन वॉल, आ गया देखो, थिन पार्टीशन वॉल किसमें मेजर होगा? स्क्वायर मीटर में। द क्वांटिटी ऑफ वाइट वॉशिंग इज कंप्यूटेड इन स्क्वायर मीटर। वाइट वॉशिंग भी क्योंकि सरफेस पे किया जाता है, उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। द डिडक्शन इन लिंटल ओवर द ओपनिंग इज, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखिए कि जो लिंटल है, लिंटल का ओपनिंग कैसे करते हैं। पहली बात तो लिंटल होगा कहाँ? इस डोर के ऊपर होगा। लिंटल इस डोर के ऊपर होगा। क्लियर? तो लिंटल के हम क्या करते थे, देखिए ये वाले डायमेंशन लेते थे लिंटल को डिडक्ट करते टाइम पे। सपोज ये डायमेंशन बी है, ये वाली डायमेंशन सपोज एल है, और ये पूरे का पूरा जो लिंटल रखा होगा वो कहाँ रखा होगा? थिकनेस ऑफ वॉल पे। तो हम जो डिडक्शन करते थे लिंटल का, वीडियो देखना बिल्डिंग एस्टिमेट का, जिसमें जो लिंटल का डिडक्शन किया जाता है वो क्या किया जाता था? एल इंटू बी इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, ये डिडक्शन किया जाता था। अब देखो क्या मिलता है आपको। पहला कह रहा है एल इंटू विड्थ ऑफ वॉल इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, दूसरा कह रहा है एल इंटू विड्थ ऑफ डोर इंटू थिकनेस ऑफ लिंटल, ठीक है, तीसरा कह रहा है एल इंटू विड्थ ऑफ लिंटल इंटू थिकनेस ऑफ डोर। तो योर आंसर वुड बी सी, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल और विड्थ ऑफ लिंटल दोनों एक साथ नहीं दिए हुए। तो जितना थिकनेस इस डोर का होगा उतना ही थिकनेस वॉल का होगा, क्योंकि थिकनेस ऑफ डोर और थिकनेस ऑफ डोर, थिकनेस ऑफ डोर और थिकनेस ऑफ वॉल ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि डोर का एल ये वाला पार्ट हो जाएगा, डोर का साइज ये वाला पार्ट हो जाएगा बी, तो डोर का जो थिकनेस होगा वो वॉल की थिकनेस के बराबर होगा, इसलिए सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन MKS ऑफ डोर एंड विंडो सिल फॉर सीमेंट मोर्टार इज, स्क्वायर मीटर। डोर विंडो की सिल, डोर विंडो की सिल होता है नीचे वाला पोर्शन, ये जिसके ऊपर डोर और विंडो रखे होते हैं ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। द जनरल डायमेंशन, द जनरल डायमेंशन फॉर एनी एस्टिमेट शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू 0.01 मीटर ओनली, ये तो अभी देखा ही था हमने, शुड बी 0.01 मीटर ओनली, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंसिडेंटल एक्सपेंसेज ऑफ मिससेलेनियस नेचर which cannot be classified under any distinct subhead yet pertains to the work as whole is termed as, देखिए ये कह रहा है कि ऐसे खर्चे जो इंसिडेंटल हैं और जो क्लासिफाई नहीं किए जा सकते, जो इंसिडेंटल हैं जो क्लासिफाई नहीं किए जा सकते, मैंने बताया भी आपको कि इस तरीके के खर्चों को क्या कहा जाता है? कंटिजेंसीज कहा जाता है। इस तरह के खर्चों को कंटिजेंसीज कहा जाता है। एक होता है ओवरहेड वर्क, ओवरहेड वर्क वो अलग होता है, वो हमने पिछले वाले केस में देखा था, या वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट देखा था, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में सारा जो ऑफिस एक्सपेंसेज हैं वो आ जाते हैं, जो अनप्लान्ड खर्चे हैं सारे इंसिडेंटल खर्चे हैं वो कंटिजेंसीज में आ जाते हैं। इसके अलावा टूल मशीनरी के लिए हम कुछ पैसा अलग से रखते हैं, इसके अलावा वाटर चार्ज हम कुछ अलग से रखते हैं 1.5% के आसपास, टूल के लिए लगभग 2% के आसपास, और ये जो कंटीजेंसीज है इसके लिए अमाउंट रखा जाता है तकरीबन 5%। तो टूल के लिए 2%, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए लगभग 2%, वाटर चार्जेस के लगभग लगभग 1.5%, और कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के लिए 10%। ये पैसा हम अलग से सिक्योर करके रखते हैं। मतलब सिक्योर करके रखने का मेरा मतलब है जो एस्टिमेट होगा प्रिपेयर्ड, उस एस्टिमेट में ये सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, ऐड कर दी जाती हैं।
गिव द फुल नेम ऑफ सीसी, गिव द फुल नेम ऑफ सीसी। अगर ये मान लीजिए सीसी ऐसे होता, देखिए अगर ये सीसी ऐसे होता जब, तो इसका नाम होता है सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये इस तरह से है तो इसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर, इसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। आपसे ये वाला पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेंटर टू सेंटर। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल्ड डिजाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील इन राफ्ट फाउंडेशन में बी टेकन एज। राफ्ट फाउंडेशन में कितना लेते हैं, लगभग 0.7 से लेके 1% के आसपास तक, लगभग 0.7 से लेके, सॉरी 0.5 से 0.8, ये राफ्ट फाउंडेशन में लेते हैं। राफ्ट फाउंडेशन में लेते हैं तकरीबन 0.5 से 0.8। अगर ये मान लीजिए आपसे कॉलम का पूछता, कॉलम में लगभग 1 से 5% के आसपास ले लिया जाता है। अगर आपसे पूरे आरसीसी वर्क का पूछता तो आरसीसी वर्क में 0.6 से लेकर लगभग 1% के आसपास ले लिया जाता है। और अगर मान लीजिए बीम की बात करता तो बीम में 1 से 2% रेनफोर्समेंट हम ले लेते हैं, अगर आपको डिजाइन में दिया हुआ नहीं है तो। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना, जो बीम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट है वो 4% लेते हैं। तो अगर तुमको राफ्ट फाउंडेशन में, अगर तुमको राफ्ट फाउंडेशन में सरिया दिया हुआ नहीं है तो कितना लेंगे, लगभग 0.5 से लेके 0.8। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि राफ्ट फाउंडेशन होता क्या है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि राफ्ट फाउंडेशन होता क्या है, तो देखिए राफ्ट फाउंडेशन का मतलब क्या है। राफ्ट फाउंडेशन का मतलब है कि ये तुम्हारा कोई प्लॉट है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई प्लॉट है। अब इस प्लॉट पे काफ़ी सारे कॉलम्स आपको रखने हैं, काफ़ी सारे कॉलम रखने हैं। अगर ये सारे के सारे कॉलम, अगर ये सारे के सारे कॉलम एक ही फुटिंग पे रखे जाते हैं तो उस फुटिंग को बोलते हैं राफ्ट फुटिंग। इफ ऑल द कॉलम्स, इफ all the columns are placed on सिंगल फुटिंग, सिंगल फुटिंग, तो फुटिंग जो है उसको राफ्ट फुटिंग कहते हैं, या फुटिंग इज कॉल्ड राफ्ट, राफ्ट फुटिंग। और इसी का दूसरा नाम है मेट फुटिंग, इसका दूसरा नाम है मेट फुटिंग। दूसरी ये चीज़ भी पूछा जा सकता है कि इसको कब यूज़ करते हैं हम। राफ्ट फुटिंग जनरली उस टाइम यूज़ करते हैं जब सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कम हो। तो कभी सॉइल पढ़ेंगे तब इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। जनरली यूज्ड, generally used when bearing capacity of soil, when bearing capacity of soil is less। एक दूसरा प्रोविजन भी है इसका कि हम दूसरा प्रोविजन कब इस्तेमाल करते हैं, कि किस कंडीशन में आप राफ्ट फुटिंग प्रोवाइड करवाते हो। देखिए कब करवाते हैं, जैसे मैंने 5 कॉलम लगाए, इन पांचों कॉलम की अगर मैं अलग अलग फुटिंग बनाता, एक कॉलम की फुटिंग अलग बनाता, तो उस फुटिंग का एरिया कुछ इस तरह से होता, उस फुटिंग का एरिया कुछ इस तरह से होता, क्योंकि जितना कॉलम का साइज है उससे बड़ा साइज होता है फुटिंग का। इस तरह से फुटिंग का साइज होता, इस तरह से फुटिंग का साइज होता, और इस तरह से फुटिंग का साइज होता। अब ये जो टोटल प्लॉट का एरिया है ये मैं मान लेता हूँ कैपिटल बी इंटू कैपिटल एल, कैपिटल बी इंटू कैपिटल एल। और जो एक फुटिंग का एरिया है वो मान लेते हैं बी इंटू एल है, बी इंटू एल है। तो अगर मैं सभी फुटिंग के एरिया को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, बी इंटू एल इंटू 5। अगर सभी फुटिंग का एरिया टोटल प्लॉट के एरिया के लगभग 50% को एक्सीड करता है, मतलब 0.5 टाइम्स ऑफ बी इंटू एल, अगर ऐसा होता है तो भी हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो कब प्रोवाइड करवाते हैं, व्हेन सम ऑफ एरियाज ऑफ, सम ऑफ एरियाज ऑफ इंडिविजुअल फुटिंग, इंडिविजुअल फुटिंग्स exceeds, exceeds about, about 50% ऑफ प्लॉट एरिया, 50% ऑफ प्लॉट एरिया। तो जब सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कम हो या फिर इंडिविजुअल फुटिंग का सम
टोटल प्लॉट के एरिया के 50% से ज़्यादा हो, तब हम मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन यूज करते हैं। तो इस वाली स्लाइड में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।